नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के मध्य प्रदेश के साप्ताहिक करंट अफेयर्स में। क्योंकि मध्य प्रदेश में ज़्यादा न्यूज़ें होती नहीं है, इसलिए हमने इसका जो करंट अफेयर है वो साप्ताहिक कर रखा है और आपको प्रत्येक सोमवार को ये करंट अफेयर मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं आज के विचार के साथ। आज का विचार है कि जब आप कोई वादा करते हैं तो आशा जगाते हैं और जब उसे पूरा करते हैं तो भरोसा बनाते हैं। कुल मिलाकर के ये कहना चाहते हैं कि जब आप अपने आप से कोई वादा करते हैं तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास होता है और जब आप उस कार्य को पूरा कर लेते हैं या उसके लिए आगे बढ़ते हैं, कार्य हो सकता है पूरा ना हो पाए लेकिन कुछ हद तक आप आगे बढ़ जाते हैं, तो आपके अंदर वही भरोसा, वही आत्मविश्वास आपको और ज़्यादा आगे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो करंट अफेयर शुरुआत करने से पहले बता दें कि आप एग्जाम गुरुजी के करंट अफेयर की शुरुआत में आपको बता दें कि एग्जाम गुरुजी में होली के अवसर पर महासेल चल रही है, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। एग्जाम गुरुजी के कोर्सेज में 75% तक के ऑफ मिल रहे हैं। यह 21 मार्च तक के लिए है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या एग्जाम गुरुजी के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। तो हम करंट अफेयर की शुरुआत पिछले सप्ताह क्या हमने पढ़ा उसके रिवीजन के साथ करते हैं। तो हमारा पिछले सप्ताह के करंट अफेयर में हमने पूछा था महादेव उत्सव जो 3 दिवसीय आयोजन शुभारंभ किया गया था, ये कहाँ शुरू किया गया था? तो ये भोजपुर के शिव मंदिर रायसेन से शुरू किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश में शाला त्यागी बालिकाओं को पुनः अपनी शिक्षा नियमित करने के उद्देश्य से महिला बाल विकास विभाग कब से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का अभियान प्रारंभ किया। तो इसकी तारीख आपको याद रखनी है 7 मार्च 2022। और उज्जैन ने महाशिवरात्रि के अवसर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है। तो कितने लाख दिए जलाए गए हैं? 11,71,000 दिए जलाए गए। मोटा मोटा आपको याद रखना है इसका। ठीक है, अभी हाल ही में फिल्म समीक्षक थे जयप्रकाश चौकसे, जिनका निधन हुआ है और ये मध्य प्रदेश में ही इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? बुरहानपुर में हुआ था। 14वीं राष्ट्रीय पैरा फेसिंग चैंपियनशिप, ये व्हील चेयर तलवारबाजी होती है, इसमें मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है। अब उसमें कौन कौन हिस्सेदार थे? उसमें थे दीपक शर्मा, अरविंद रजक, संजीव कोटिया। आपको इनके नाम याद रखने हैं कि ये तलवारबाजी से संबंधित हैं और व्हील चेयर तलवारबाजी से। ठीक है, और क्या पढ़ा था हमने? दुर्लभ वाद प्रसंग, इसका आयोजन किया जाता है। ये किसकी स्मृति में किया जाता है? उस्ताद अब्दुल लतीफ खान की। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के तलवारबाज हैं? तो प्रज्ञा सिंह मध्य प्रदेश की एक तलवारबाज है। इन्होंने भी हाल ही में एशियन फेसिंग चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्म दिवस पर एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? मिलावट से मुक्ति अभियान। ठीक है, क्योंकि अब त्यौहार भी आ रहे हैं और त्यौहार का ऐसा समय होता है कि मिलावटें ज़्यादा होती हैं क्योंकि डिमांड ज़्यादा होती है। मध्य प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक कौन होंगे? व्यापम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुधीर सक्सेना। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउंसिल का गठन किया गया है। ये किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है। विश्व के सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना यानी तैरता हुआ सोलर पार्क कहाँ होगा? ये होगा ओंकारेश्वर में। इसकी क्षमता कितनी होगी? 600 मेगावाट की। बाल नशा मुक्ति भारत अभियान के लिए किस जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? नशा मुक्ति के बारे में उन्हें अवेयर करने के लिए तो जबलपुर को किया गया है। इन्होंने अच्छा काम किया है। मध्य प्रदेश में देवी अहिल्याबाई अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? यानी ये इंदौर के आसपास बनाया जाएगा, इंदौर में बनाया जाएगा। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न था हमारा, मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारतीय रेलवे का। ठीक है, ये कहाँ किया गया? बीना सागर में। निम्न में से किस देश के सहयोग से मध्य प्रदेश में कृषि उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जा रही है? यानी कृषि के क्षेत्र में नवाचार के लिए किस देश के साथ हमारी पहल की गई है? वो है इजराइल के साथ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमारा, राज्य शासन द्वारा मातृ मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर एवं कुपोषण को कम करने के उद्देश्य से एक टास्क फोर्स गठित की गई है। इस टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन होंगे? प्रोफेसर समिका रवि, संजीव सान्याल, डॉक्टर विवेक देबराय एवं पूनम गुप्ता। तो इसमें से सही आंसर होगा प्रोफेसर समिका रवि। एक्चुअली में ये पूर्व में भारत सरकार के जो इकोनॉमिक एडवाइजर है उस कमेटी में भी थी। संजीव सान्याल वर्तमान में उसके क्या कहते हैं कंटिन्यू है, संजीव सान्याल भी और विवेक देबराय भी और पूनम गुप्ता। ये तीनों जो है भारत सरकार की जो टास्क फोर्स है या इकोनॉमिकल एडवाइजरी कमेटी है उसके मेंबर हैं। ठीक है, अब राज्य शासन द्वारा क्या किया जा रहा है कि मातृ मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर एवं कुपोषण को कम करने के उद्देश्य से पहले भी एक टास्क फोर्स गठित की गई थी। अब दोबारा से टास्क फोर्स का गठन किया गया है
और जो इसकी अध्यक्ष है वो ये वास्तविक रूप से ये अर्थशास्त्री हैं और इनका नाम है प्रोफेसर शमिका रवि। ठीक है, और ये किस प्रकार से काम करेंगे, ये काम करेंगे एक टास्क फोर्स जो होगी राज्य का जो हमारे नीति आयोग और योजना आयोग, ठीक है, इसके साथ मिल करके काम करेगी। ये जो दोनों कमेटियां हैं इनका काम क्या है कि मध्य प्रदेश में जितने भी आर्थिकी या सांख्यिकी से रिलेटेड डेटा होते हैं वो हमको कौन प्रोवाइड करता है, हमारे यहाँ का योजना आयोग प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये हमारे यहाँ वैसे भी मात्र मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, शिशु मृत्यु दर भी ज़्यादा है, देश के साथ कंपैरिजन किया जाता है, अन्य राज्यों से भी थोड़ी सी स्थिति खराब है। तो उस पर कैसे सुधार किया जाए, क्या क्या योजनाएं चलाई जाए, किस प्रकार से अवेयरनेस फैलाई जाए, ठीक है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या दिक्कतें हैं उनको कैसे दूर किया जाए, ठीक है, कुपोषण को कैसे कम किया जाए, ठीक है, तो इन सब क्षेत्रों में ये काम करेंगे। पहले तो स्टडी करेंगे, स्टडी करने के बाद सरकार को 30 जून 2022 तक ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। सरकार उस रिपोर्ट पे अध्ययन करने के बाद जो भी महिला बाल विकास मंत्रालय है या स्वास्थ्य विभाग है, ये सभी लोग मिल करके उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये काम कहाँ करेंगे, इनका नहीं बैठने का स्थान कहाँ रहेगा, वो अटल बिहारी वाजपेयी जो सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान है उसके सचिवालय, वहाँ पे इनको एक जगह दी जाएगी। ठीक है, ये है कौन, आपने अक्सर इनको देखा होगा, प्रोफेसर शमिका रवि को। दैनिक भास्कर में खासतौर से ये लेख लिखती रहती हैं। जब हमारे यहाँ कोविड के केसेस काफ़ी ज़्यादा आए थे तो इनके लेख भी बहुत ज़्यादा प्रकाशित हुए थे। इन्होंने उस पर काफ़ी अच्छी स्टडी की थी और सरकार को गाइड भी किया था। ठीक है, बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा, देश की 13 नदियों के कायाकल्प की परियोजना में मध्य प्रदेश की किस नदी का चयन किया गया है। देश की कुल 13 नदियों का चयन किया गया है जिनमें से मध्य प्रदेश की भी एक नदी सम्मिलित है। उनमें से ये कौन है, केन, नर्मदा, चंबल, बेतवा। इसका सही उत्तर होगा नर्मदा। नर्मदा नदी का चयन किया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो हमारे यहाँ का केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है, वन और जलवायु, तीनों मंत्रालयों ने मिल करके जल शक्ति मंत्रालय के साथ वनिकी संबंधी पहलों के लिए, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, वनिकी संबंधी पहलों के माध्यम से 13 प्रमुख नदियों का कायाकल्प के लिए एक परियोजना रिपोर्ट जारी की, यानी इस पे काम किया जाएगा। 13 जो प्रमुख नदियां हैं उसमें देश की 13 नदियां कौन सी हैं, एक झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, लूनी है, उनमें से मध्य प्रदेश की नर्मदा है, फिर गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, ये हमारे देश की जो 13 प्रमुख नदियां हैं उनमें नर्मदा भी है। इन पर क्या होगा कि इसके आसपास वनों के जो वनावरण है उसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा जल प्रदूषण हो रहा है उसको कम करने के प्रयास किए जाएंगे और भी बहुत कुछ किया जाएगा। उसकी पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और ये कितना एरिया कवर करेगा, तो ये लगभग 18,90,110 वर्ग किलोमीटर के कुल बेसिन क्षेत्र को आच्छादित करता है। इस पे ये लोग काम करेंगे। परियोजना के अंतर्गत इसमें जो 13 प्रमुख नदियां हैं इनकी 202 सहायक नदियां हैं। ठीक है, और इनकी लंबाई कितनी है, 42,830 किलोमीटर है। ठीक है, इन नदियों पे क्या काम किया जाएगा, इसके आसपास का जो भी जल प्रदूषण हो रहा है या वायु प्रदूषण हो रहा है, वन कम हो रहे हैं, इन सब चीज़ों पे काम किया जाएगा, उसकी रिपोर्ट पे अध्ययन किया जाएगा। फिर उसके आगे उस पर क्या क्या किया जा सकता है, किस प्रकार से जल प्रदूषण को कम किया जा सकता है, नदियों को बचाया जा सकता है, इस पर सरकार काम करेगी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, FSSI की ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज प्रतियोगिता में देश के टॉप 11 में प्रदेश के कितने शहर चयनित हुए हैं। ठीक है, इसमें देश के टॉप 11 शहर चयनित हुए थे और ये FSSI के द्वारा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। तो मध्य प्रदेश के कितने शहर इसमें, 1, 2, 3, 4, इसका सही उत्तर होगा 4। अभी क्या हुआ था, FSSI ने ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज, ठीक है, यह एक चैलेंज प्रतियोगिता थी। इसमें कुछ पुरस्कार रखे गए थे और जो देश के प्रमुख शहर थे, लगभग इसमें देश के 180 और प्रदेश के 9 अपने प्रदेश के 9 जिलों ने भाग लिया था और देश के लगभग 180 जिलों ने भाग लिया था। और ये प्रतियोगिता का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि लोगों को शुद्ध भोजन मिले। ठीक है, खाने के प्रति उनको अवेयरनेस लानी थी कि एक सही फूडिंग हो, है ना, खाद्य सुरक्षा को प्रोत्साहित करना था और सोशल मीडिया बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से लोगों को साफ स्वच्छ भोजन मिले, है ना, और वह भोजन ऐसा हो कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो। इस प्रकार से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था और उसको कंपटीशन भी उसमें रखा गया था जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के 4 जिलों का चयन किया गया था। वो 4 जिले कौन से हैं हम इस मैप में देखेंगे। मध्य प्रदेश का एक तो उज्जैन था, ठीक है, इंदौर था, सागर था और जबलपुर था। मध्य प्रदेश के ये 4 जिले इसमें नाम पे आए हैं। ठीक है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर का था, चंडीगढ़, राजकोट, सूरत, यहाँ के कुछ जिलों का चयन किया गया है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न है, प्रदेश में स्वास्थ्य बालक बालिका स्पर्धा
ठीक है, स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 19 से 27 मार्च 2022, 17 से 27 मार्च 2022, 21 से 27 मार्च 2022 या 21 से 31 मार्च 2022। इसका सही उत्तर होगा 21 से, ऑप्शन सी, 21 से 27 मार्च 2022। ठीक है, अब आपको इसके नाम से ही समझ में आ गया होगा कि इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसका उद्देश्य एक्चुअली में क्या है, इसका जो सुपोषित भारत के जो लक्ष्य हैं उनको हमें प्राप्त करना है। अब यह स्पर्धा कहाँ कहाँ होगी? ग्रामीण क्षेत्रों में भी होगी और शहरी क्षेत्रों में होगी। कब से कब आयोजन किया जाएगा इसका? 21 से 27 मार्च 2022 तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें कब से किस आयु तक के बच्चों को सम्मिलित किया गया? इसमें 0 से 6 वर्ष की आयु के वर्ग के जो बच्चे हैं उनके पोषण स्तर पर सुधार लाना है। बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित मुद्दों को बड़े पैमाने पर भावनात्मक रूप से जुड़ाव पैदा करना है। यानी इसमें एक होगा क्या कि एक स्पर्धा आयोजित होगी तो सभी बच्चे जो है भाग लेंगे। पहली बात तो उसमें माएँ जो होंगी अपने स्वस्थ बच्चों को वहाँ पर लेके जाएंगी ताकि हमारा बच्चा क्या हो, प्रतियोगिता जीते। ठीक है, इस कार्यक्रम में होता है ऐसा है। अब वो बच्चे क्या होंगे, जब आप पहले तो आप उसको अच्छा खिलाओगे पिलाओगे, वहाँ पे ले जाओगे, है ना, कंपटीशन में आप रखोगे। अब बच्चे क्या होंगे, यदि पुरस्कार जीतेंगे तो उनके अंदर भी हमेशा स्वस्थ रहने की एक तरह से भावना पैदा होगी, मोटिवेशन पैदा होगा कि हाँ हमें स्वस्थ रहना चाहिए, है ना। क्योंकि क्या होता है कि जब किसी कंपटीशन में आप कोई अवार्ड जीतते हो तो कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हो दोबारा उसको कंटिन्यू रखने के लिए। जैसे इंदौर है, अपना इसमें स्वच्छता में प्रथम स्थान आया, उसके बाद लगातार 5 बार से आया, कंपटीशन का लेवल बढ़ता गया, फिर भी वो अपने आप को लगातार 5 वर्षों से प्रथम स्थान पे रख रहा है। तो कहीं ना कहीं शहर के लोगों को मोटिवेशन मिला है। तो अब क्या होगा, इसको ग्रामीण स्तर पे पूरे गांव, जहां पे ज़्यादा बच्चे स्वस्थ होंगे उस गांव को भी पुरस्कार दिया जाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा सहयोगी जो सरकार को मिलने वाला है कौन सा हमारा विभाग है? आंगनबाड़ी इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो वहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा और इसमें समाज के सभी वर्ग और सभी लोगों को सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम अपने अगले, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, इसमें 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के पोषण स्तर में सुधार लाना है। ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्रों में आयोजन होगा इसका। ठीक है, पोषण ट्रैकर ऐप ऑनलाइन मॉड्यूल पर इसमें दर्ज की जाएंगी जो भी प्रविष्टियां होंगी। ठीक है, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत स्कूल, विशेष कैंप, स्वास्थ्य केंद्र, घर में होगी स्पर्धा। ठीक है, बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न, ओबैदुल्ला खां हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जा रहा है? जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल। तो इसका सही उत्तर होगा भोपाल। और यह प्रतियोगिता काफ़ी समय के बाद आयोजित की जा रही है। तो ओबैदुल्ला खां हेरिटेज कप जो टूर्नामेंट का आयोजन मध्य प्रदेश के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम भोपाल में। तो आपको याद रखना, मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है? भोपाल में। इसका पहली बार आयोजन कब किया गया था? 1931 में किया गया था। तब इसे क्या बोला जाता था? ओबैदुल्ला खां हॉकी कप टूर्नामेंट। इसका नाम था अब्दुल्ला खां गोल्ड कप। अब इसका नाम बदल करके ओबैदुल्ला खां हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट कर दिया गया है। इसके पहले जो इसका आयोजन किया गया था वर्ष 2016 में किया गया था और उस समय पे जो जीता था इसको BPCL, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ये कप का जीता था। उसके पहले एयर इंडिया भी इसकी चैंपियनशिप रही है और 12 के लगभग इसमें जो टीमें हैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली हैं। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इसको भोपाल को हॉकी की नर्सरी फिर से बनाएंगे। ठीक है, बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 6वां प्रश्न, 1 अप्रैल से मजदूरों को कैशलेस इलाज में हर साल कितने लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जाएगी? इसकी घोषणा अभी हाल ही में हुई है। 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए। इसका सही उत्तर होगा डी, 5 लाख रुपए। क्या है कि आपको मालूम है कि जो हमारे प्रदेश में लगभग 90% जो आबादी है असंगठित मजदूर वर्ग है वो असंगठित क्षेत्र का आता है। कई बार इनका एक्सीडेंट हो जाता काम करते वक्त, है ना, कोई दुर्घटना हो गई, कुछ भी हो गया और उनके पास तुरंत वहाँ पे पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं होते। ठीक है, इलाज के लिए उनके पास पैसा नहीं होता और इसकी वजह से कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए सरकार ने क्या किया है कि प्रदेश में जो बिल्डिंग, सड़क, ब्रिज, तालाब जैसी साइट्स के निर्माण कार्य में जो मजदूर लगे हुए हैं इन्हें 1 अप्रैल से कैशलेस इलाज प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और लगभग कितने मजदूर इस पे लगे हुए? 12,50,000 के आसपास मजदूर है। सरकार इसको क्या करेगी कि आयुष्मान भारत निरामय जो सोसाइटी है और कर्मकार मंडल है, इन दोनों के बीच में एक अनुबंध होगा और मजदूरों का वहाँ पे रजिस्टर्ड किया जाएगा। उन्हें आयुष्मान योजना से जोड़ा जाएगा ताकि इनका इलाज शासकीय हॉस्पिटल्स के अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी हो सके।
ठीक है, इनको एक कार्ड बना करके दे दिया जाएगा। तो इनका इलाज लगभग 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज इन्हें प्रदान किया जाएगा। यानी उस समय उनके पास पैसे नहीं भी हैं, कार्ड है या उनके पास अपना नंबर है, जो इसका नंबर होता है कार्ड नंबर, वो वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे तो इनका इलाज शुरू हो जाएगा और ये बड़ी घटना से बच सकेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न हमारा, मन का मोगरा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए अनन्या सिंह, बी प्रतिमा सिंह, सी प्रज्ञा सिंह और डी डॉक्टर साधना गंगराड़े। इसका सही उत्तर होगा डी डॉक्टर साधना गंगराड़े। बाकी की ये तीनों खिलाड़ी हैं प्रतिमा सिंह तलवारबाजी में। ठीक है, अभी हाल ही में ये पुस्तक का जो अनावरण है वो किया गया है। ये मध्य प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व जो मंत्री हैं हमारी उषा ठाकुर तथा चिकित्सा मंत्री जो हमारे प्रदेश के हैं विश्वास सारंग, इनके द्वारा डॉक्टर साधना गंगराड़े द्वारा लिखित पुस्तक का मन का मोगरा पुस्तक का विमोचन किया गया है। और यह पुस्तक जो है एक्चुअली में जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं और उनकी पर्व परंपराओं और जो संस्कार वगैरह होते हैं उस पर आधारित है। और जो डॉक्टर गंगराड़े हैं इनके यहाँ लगभग 27 लोगों का, ठीक है, संयुक्त परिवार 27 मेंबर है जो आज भी इनके एक ही घर पे, एक ही मकान, एक ही छत के नीचे रहते हैं। तो ये प्रेरक पुस्तक है और ये रही इसकी तस्वीर जो इनका ये है डॉक्टर गंगराड़े। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश की किस नदी में अवैध रेत खनन और तस्करी के चलते इसमें पाए जाने वाले इंडियन टेंट टर्टल विलुप्त होने की कगार में है? बेतवा, नर्मदा, केन, चंबल। इसका सही उत्तर होगा नर्मदा। अभी हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के विज्ञानियों ने एक अध्ययन किया जिसमें एक जानकारी मिली है कि अवैध रेत खनन और तस्करी किस प्रकार से, जो ये कछुए होते हैं ये काफ़ी महंगे उसमें बिकते हैं, दाम में बिकते हैं और कई बार लोग पालने के लिए भी इसको खरीदते हैं, उसके कई एक तो शौक के लिए भी खरीदते हैं, ठीक है, और भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि इसकी एक तो तस्करी काफ़ी ज़्यादा हो रही, विदेशों में भी मांग है और अवैध रेत खनन से उनका जो वहाँ का पर्यावरण है वो तेज़ी से बदल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये नर्मदा नदी तवा के पास संगम है, वहाँ पे इन्होंने बंदरा भान, वहाँ पे इन्होंने इसका अध्ययन किया था। तो वहाँ पे इन्होंने पाया कि ये जो टर्टल्स हैं, कछुए हैं, ये पूरी तरह से वहाँ क्या हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, ठीक है। अब ये कछुओं की उपयोगिता क्या है कि ये काई और शैवाल आदि खा करके जीवित रहते हैं। अब जब खनन होगा तो काई और शैवाल धीरे धीरे क्या होगा, खत्म होता जाएगा, जिससे एक तो ये मृत भी हो रहे हैं, दूसरा क्या हुआ, तस्करी हो रही, जिसके कारण इनकी जो संख्या है वो घट रही। इसके कारण हमारा जो पर्यावरण है कहीं ना कहीं से उसको ह्रास हो रहा है। तो ये कछुए हमारे यहाँ नर्मदा नदी के बेसिन में पाए जाते हैं। करंट अफेयर खत्म करने से पहले हम आज का प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। आपको यदि करंट अफेयर्स पसंद आ रहा है तो इसको शेयर करना और लाइक करना नहीं भूलें और आपके कोई सुझाव है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर मध्य प्रदेश का 6 से 7 दिनों में बहुत ज़्यादा होते नहीं है, सब न्यूज़ें ज़्यादा रहती नहीं हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से है वो 8 से 10 ही न्यूज़ निकलती हैं, या उससे ज़्यादा बढ़ेंगी तो हम उसको सम्मिलित करेंगे। प्रत्येक सोमवार को आपको एक करंट अफेयर्स मध्य प्रदेश का एग्जाम गुरुजी के चैनल पर उपलब्ध रहेगा। फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।